अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, तो ये जो रिएक्शन कोशेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Q से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Q से। देखें ये रिएक्शन कोशेंट क्या होता है। देखिए जैसे कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हमने लिखी A से B, A प्लस बी एंड दिस गिव्स C प्लस D, तो इसका जो रिएक्शन कोशेंट आएगा वो लिखा जाएगा एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। तो मन में आएगा यार ये तो वही हो गया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, फर्क कहाँ है? एक ही बात है। फर्क है। फर्क क्यों है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये एक्टिव मास तब लिखे जाते हैं जब वास्तविक इक्विलिब्रियम आ जाए, लेकिन रिएक्शन कोशेंट में ये एक्टिव मास आप कभी भी लिख सकते हैं। किसी भी मोमेंट पे जो एक्टिव मास है उनको लिख दीजिए, सो दैट इज योर रिएक्शन कोशेंट। तो इज देयर एनी डिफरेंस? यस, डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। किसी भी दिए हुए रिएक्शन के लिए इनफाइनाइट रिएक्शन कोशेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हर मोमेंट पे हम एक रिएक्शन कोशेंट लिख सकते हैं, लेकिन केवल एक ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। यही डिफरेंस है ना? तो लिख लें इस बात को कि रिएक्शन कोशेंट कैन बी infinite for a reversible reaction. For a reversible reaction. क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो Q है it can be written for every moment. For every moment. लेकिन बट ओनली वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केवल एक ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बट ओनली वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज K इक्विलिब्रियम, एंड it is obtained in the state of equilibrium. In the state of equilibrium. तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसमें जो एक्टिव मास हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, वो इक्विलिब्रियम वाले एक्टिव मास होते हैं बच्चों। और यहां कुछ भी लिख दो, रिएक्शन स्टार्ट हो, जस्ट 2 मिनट हुए एक रिएक्शन कोशेंट, 3 मिनट बाद फिर एक रिएक्शन कोशेंट, हर मोमेंट पे एक नया रिएक्शन कोशेंट हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक रिएक्शन कोशेंट ही है, बट एक स्पेसिफिक रिएक्शन कोशेंट है। कब? जब हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट दो अलग अलग बातें हैं। रिएक्शन कोशेंट 1000 हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही होता है। चाहे तो एक और तरीके से लिख लो इसको, जब Q लिखते हैं तब जो एक्टिव मास लिखे जाते हैं, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, वो किसी भी मोमेंट के हो सकते हैं, एट एनी मोमेंट। लेकिन जब हम K इक्विलिब्रियम लिखते हैं तब जो एक्टिव मास लिखे जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो इक्विलिब्रियम के ही होते हैं। यही फर्क है K में और K इक्विलिब्रियम में। अब कहीं कहीं Q ना लिख के QP लिखा रहता है, कभी QC लिखा रहेगा, कभी QX लिखा रहेगा। सेम वैसे ही है जैसे KC, KP और KX है ना? क्या फर्क है? देखो QP, Q, ये जो Q है, दिस Q may be like QC, it may be QP,
इट में बी क्यू एक्स। तो जब एक्टिव मास किस में हो, कंसंट्रेशन में हो, तो उसी क्यू को क्यू सी लिख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर में हो तो उसी क्यू को आप क्यू पी भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन में हो तो आप उसको क्यू एक्स लिख सकते हैं, है ना। जैसे के सी के पी के एक्स लिखते हैं, वैसे क्यू सी क्यू पी क्यू एक्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा कॉपी में लिख लें। पहले तो ये लिख लें कि क्यू जो है वो 3 तरह का हो जाता है, क्यू सी क्यू पी क्यू एक्स। और क्यू सी कब लिखते हैं, क्यू पी कब लिखते हैं, क्यू एक्स कब लिखते हैं, इसको जरा लिख लेते हैं फटाफट। तो अगर क्यू सी लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि जो एक्टिव मास है वो कंसंट्रेशन में। अगर क्यूपी है तो एक्टिव मास कहां पर है, ये एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। और अगर यही क्यू एक्स है तो ये एक्टिव मास मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, ये एक्टिव मास मोल फ्रैक्शन के टर्म में। चलिए, रिएक्शन कोशेंट समझ गए। अब सवाल यह है कि ये रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या है, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, है ना। इससे क्या फायदा होता है, क्या यूज है इसका। बहुत अच्छा यूज है इसका। देखो, अगर कोई पूछे कि यूज बताइए भाई क्यू का, क्यों माथा पच्ची करी जाए क्यू में, के से ही परेशान है, होता है ना, जितना कम पढ़े उतना अच्छा है। देखो क्या यूज है इसका। जैसे जब आप क्यू लिखते हैं तो ऊपर आता है प्रोडक्ट, उसका एक्टिव मास, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, केवल ये नोशनल है। और नीचे आता है रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अच्छा, वही जब के इक्विलिब्रियम लिखते हो तो क्या करते हो, तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास लिखते हो, कहां पर लिखते हो इक्विलिब्रियम पर। और रिएक्टेंट का एक्टिव मास लिखते हो, वो भी कहां लिखते हो, वो भी लिखते हो इक्विलिब्रियम पर। ठीक, अब क्यू को पढ़ने से क्या फायदा है। देखो, अगर मान लीजिए क्यू, देखिए 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 बातें हो सकती हैं। क्या क्या 3 बातें हो सकती हैं। एक पहली स्थिति ऐसी हो सकती है कि जो क्यू है वो के इक्विलिब्रियम से छोटा आ जाए। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो क्यू लिखा हो वही के इक्विलिब्रियम हो। और तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो क्यू लिखा हो वो के इक्विलिब्रियम से बड़ा हो, है ना। तीनों बातें हो सकती हैं। अब समझिएगा जरा गौर से। अगर क्यू ही के इक्विलिब्रियम है, हमने कहा कि भाई ये हमारा क्यू है और बाद में पता चला कि आपको यही के इक्विलिब्रियम ही है, तो आप कहेंगे सर रिएक्शन जो है अपनी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अच्छी बात है। अब रिएक्शन के जो कंस्टिट्यूएंट है उनके कंसंट्रेशन में, उनके एक्टिव मास में अब सर कोई फर्क नहीं आएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। अब अगर रिएक्शन का क्यू जो दिया जाए वो आपको के इक्विलिब्रियम से छोटा दिया जाए, यानी क्यू छोटा है, तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन तब तक चालू रहती है जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तब तक वो जो है उसके कंसंट्रेशन बदलते रहेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन का फुल स्टॉप हो गया। मतलब रिएक्शन चलती रहेगी बट कंसंट्रेशन फिर नहीं बदलेंगे। तो देखो, अगर तुम्हारा क्यू के इक्विलिब्रियम से छोटा है तो क्यू बढ़ेगा, रिएक्शन को जिस तरह से मूवमेंट करेगी कि क्यू बढ़े। तो क्यू जब बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा, जब तक कि ये के इक्विलिब्रियम के बराबर ना हो जाए। अब क्यू को बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को बढ़ाना या रिएक्टेंट को घटाना, है ना। इस फ्रैक्शन को कैसे आप बढ़ाएंगे, नीचे वाले को कम करेंगे, ऊपर वाले को ज्यादा करेंगे। जब नीचे को कम करेंगे, ऊपर को ज्यादा करेंगे, तो उसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो लिख के देखते हैं तब समझ में आएगी। यस सर। सबसे आसान इसमें दूसरी स्थिति है
कि अगर Q के इक्विलिब्रियम के बराबर है, या उससे भी पहले एक बात और लिख लेना चाहिए कि ईच रिवर्सिबल रिएक्शन tries to attain equilibrium state. इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, एक तो ये बात समझनी चाहिए कि भाई रिएक्शन में तब तक हलन चलन होती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आता। आ गया, हलन चलन रहेगी लेकिन कंसंट्रेशन फिर नहीं बदलेंगे, एक्टिव मास नहीं बदलेंगे। अच्छा, तो हमने जो 3 सिचुएशंस देखी उसमें दूसरी को पहले पढ़ते हैं क्योंकि दूसरी थोड़ी सी आसान है। अगर ऐसा है कि Q के इक्विलिब्रियम के बराबर, तो इसका मतलब हुआ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, नो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। रिएक्शन ना ही फॉरवर्ड जाने वाली है और ना ही बैकवर्ड जाने वाली, वो जहां वहीं अटकी रहेगी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अच्छा ये तो दूसरा केस हो गया। पहला केस क्या लिखे थे भाई? पहला केस लिखे थे कि अगर Q जो है वो छोटा हो जाए के इक्विलिब्रियम से, तो Q बड़ा होगा तभी तो के इक्विलिब्रियम के बराबर पहुंचेगा। तो अब जैसे इस समय अगर Q छोटा है तो आने वाले समय में Q को बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? रिएक्शन तब तक उसके कंसंट्रेशन चेंज होते रहेंगे जब तक कि हम लोग वापस इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचते। तो इसका मतलब हो गया कि Q जो है उसको इंक्रीज होना चाहिए टिल इट बिकम्स के इक्विलिब्रियम। और Q में क्या था? ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। तो इसका यह भी मतलब हुआ Q के बढ़ने का कि जो प्रोडक्ट है उसका एक्टिव मास बढ़ेगा और जो रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास गिरेगा। इसका दूसरा यह भी मतलब हो गया। अब प्रोडक्ट का एक्टिव मास बढ़ना और रिएक्टेंट का गिरना, इसका एक मतलब और भी हुआ कि जो रिएक्शन है moves in forward direction। रिएक्शन जो है वो क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसका ये मतलब है। ऐसे ही तीसरी बात क्या हो सकती है कि अगर आपका Q के इक्विलिब्रियम से बड़ा हो जाए तब क्या होगा? तो हमने तो क्या सीखा? रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम में पहुंच के ही मानेगी। तो अब क्या करना होगा? Q को कम करना होगा, या रिएक्शन खुद ही Q को कम करेगी। कब तक? जब तक कि के इक्विलिब्रियम तक ना पहुंचे। तो Q के घटने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर कम होगा। मतलब अब जो प्रोडक्ट है उसका एक्टिव मास गिरेगा और जो रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास बढ़ेगा। उसका ये मतलब निकला। अब अगर प्रोडक्ट गिरे रिएक्टेंट बढ़े तो प्रोडक्ट बढ़ना रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन। तो रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन मतलब अब रिएक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा पीछे की तरफ। प्रोडक्ट रिएक्टेंट घट रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। प्रोडक्ट घट रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, मतलब रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन। तो पीछे की तरफ रिएक्शन को आना है क्योंकि प्रोडक्ट को खत्म करना है, कम करना है। और इस केस में क्या था बच्चों? रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन, प्रोडक्ट का बनाना। तो ये फॉरवर्ड, ये था फॉरवर्ड, ये हो गया बैकवर्ड। तो ऐसी परिस्थिति में
जो रिएक्शन है इट मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए इसका क्या एक्चुअल यूज है, जरा समझें। एक मान लीजिए एक कंटेनर में चल रही है एक रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक हो गई बात। उस रिवर्सिबल रिएक्शन का आपको एक कागज में लिख के दे दिया गया, भाई एक काम करो, इस रिवर्सिबल रिएक्शन का ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम तुम्हें बता देते हैं। अब तुम जरा जाओ और जाके चेक करके बताओ कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रही है, बैकवर्ड रिएक्शन में चल रही है, या कहीं नहीं चल रही है, इक्विलिब्रियम में है। तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे कागज में क्या लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, जाओगे उस रिएक्शन में, जो रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर के सैंपल में देखोगे कितना प्रोडक्ट कितना रिएक्टेंट, अकॉर्डिंगली क्यू निकालोगे और फिर उस क्यू को टैली करोगे या मिलाओगे या कंपेयर करोगे इसके इक्विलिब्रियम के साथ। अगर वो क्यू इसके इक्विलिब्रियम के साथ बराबर आया तो तुम हमको जवाब दोगे, सर रिएक्शन अपने अंजाम तक पहुंच रही है, अब कुछ नहीं हो रहा है, सर वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। वो जो आपने क्यू निकाला, अगर आप देखेंगे कि सर ने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया उससे कम है, तो आप कहेंगे सर अभी रिएक्शन का आखिरी पॉइंट आना बाकी है, अभी इक्विलिब्रियम में आई नहीं है, अभी और आगे जाएगी तो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। अब अगर क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम आ गया, के इक्विलिब्रियम आ गया, तो आप कहेंगे सर अब रिएक्शन उल्टी जा रही है, इसको कुछ तिकड़म लगा के आपने क्या किया है, इक्विलिब्रियम से आगे भेज दिया है, तो रिएक्शन वापस अपना इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए पीछे की तरफ जा रही है। तो हम कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छे, तुम समझ गए क्यू का मतलब। तो कोई अगर ये पूछे क्यू की क्या आवश्यकता है, तो क्यू की जरूरत पड़ती है टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, वेदर इट इज मूविंग, इफ इट इज मूविंग देन इन विच डायरेक्शन, और इट इज नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक। तो ये क्यू का रोल है कि हमें ये डायरेक्शन बता देता है रिएक्शन की। तो यूज ऑफ क्यू इज टू टेल द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने पढ़ा था ना कि इक्विलिब्रियम का स्टेट पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है तो प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, तो क्यू बड़ा हो सकता है कि इक्विलिब्रियम से। अब इसको घटाना है तो आपको न्यूमरेटर कम करना होगा और डिनोमिनेटर बढ़ाना होगा, तो क्यू कम हो जाएगा। एक बॉटम लाइन लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, Q is used to get direction of a reversible reaction. Q is used to get डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यही क्यू का उपयोग है,